वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के झाझरा में आईआरबी द्वितीय नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने के साथ ही कई अन्य भवनों की भी आधारशिला रखी। इस दौरान अपर प्रमुख सचिव गृह राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार समेत पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर काम कर रही पुलिस कर्मचारियों के काम की सराहना भी की और कहा कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है उसमें पुलिस विभाग का बड़ा अहम रोल होता है, जिसे वो बखूबी बेहतर तरीके से निभा रही हैं। नहीं, बड़ा अच्छा भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे ऐसे और भी अन्य भवन हैं, हमारे अन्य थाने हैं, चौकियाँ हैं, वो सभी अच्छे हों, ठीक प्रकार के हों, स्वच्छ हों, सब में अच्छी व्यवस्थाएँ हों। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। मैन पावर बढ़े, उसके लिए अभी 1700 पुलिस के जवानों की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है। यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि चारधाम यात्रा एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है, क्योंकि पिछले सालों की तुलना में इस साल पहले से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं और उसकी वजह 2 सालों से कोविड की वजह से यात्रा का संचालन ना होना था। जिन लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं है वो अभी चारधाम यात्रा पर ना आए। सरकार श्रद्धालुओं के लिए हर संभव व्यवस्थाएं जुटाने का प्रयास कर रही है। फिर भी सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की हुई है, जिसको देखते हुए वो यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि जब तक यात्रा के लिए पूरी व्यवस्था श्रद्धालुओं की संख्या से ज्यादा नहीं होती है, यानी कि उनके रहने खाने की और यात्रा करने के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक वो अपनी यात्रा टाल दें तो अच्छा होगा। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की कहानी की। इस मंदिर की कहानी चारधाम यात्रा को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हम पूरी तरह से एक हमारे लिए भी चुनौती है कि चारधाम यात्रा ठीक प्रकार से चले, क्योंकि इस बार जो हमारे श्रद्धालु हैं वो पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं चल पाई है। इसलिए मेरा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से भी विनम्र निवेदन है कि जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं है वो लोग यात्रा में थोड़ा रुक कर आए, क्योंकि अभी यात्रा में हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग जो भी यात्रा में आए वो सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और कुमाऊं प्रभारी का जिम्मा मिलने के बाद पहली बार जनपद में पहुंचे बसंत कुमार का कार्यकर्ताओं ने फूल और मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान कुमाऊं प्रभारी बसंत ने कहा कि आपकी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा और कांग्रेस के लोगों का आप में आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप द्वेष भाव की राजनीति नहीं करती है, जिस वजह से जनता का अपार स्नेह और प्रेम पार्टी को मिल रहा है। बसंत कुमार के कुमाऊं प्रभारी बनने पर आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बसंत ने कहा कि पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाकर जनता की समस्याओं को दूर करना ही उनका लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी समस्त जनता को साथ लेकर चलती है और उसका संगठनात्मक ढांचा बेहतर तरीके से काम करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक इथिक्स तो हमारा स्पष्ट है कि हम लोग उत्तराखंड प्रदेश हो चाहे पूरे भारतवर्ष हो, द्वेष भाव की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग अच्छे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो लोग असहज महसूस कर रहे हैं, अब वह बिल्कुल तुरंत गति से और तेज गति से आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी जिम्मेदारी से नवाजा है। और उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के दर्शन को प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जहां कपाट खुलते ही प्रशासन की कमियां भी नजर आ रही थी, वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर यात्रा विभाग अधिकारियों ने कार्रवाई कर व्यवस्थाओं में सुधार किया है। फिर चाहे वो श्रद्धालुओं की पैदल मार्ग की यात्रा हो या फिर केदारनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की कोशिश हो।
आपको बता दें कि अभी तक धाम में 1,34,000 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पूरे तरीके से ही यात्रियों को धाम से रवाना किया जा रहा है। सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ धाम के लिए सुबह 3 बजे से 2 बजे तक 17,720 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया है। वहीं बढ़ती भक्तों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 2 बजे के बाद यात्रा को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर पैदल मार्ग पर स्थित स्वास्थ्य इकाइयों में सूचना देने को कहा था। तो व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए थे। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे अव्यवस्था भी देखने को मिल रही थी, लेकिन सभी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया। और वही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की जोर शोर से यात्रा चल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाएं ना संभाल पाने पर तुरंत आईटीबीपी को भी इस काम में लगा दिया गया है। आईटीबीपी ने केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है। वहीं चारधाम यात्रा में अब तक 28 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। जानकारी यह है कि चारधाम की यात्रा बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की जान पर भारी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित संदेश भी दिए जा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था को भी सराहा है। कल हम पैदल चल के गए यहाँ से, तो चलते चलते हमको जो एक्सपीरियंस आया कि यहाँ का जिला प्रशासन है बहुत ही बढ़िया काम किया है। जिला प्रशासन ने ये जो सरकार है इसका इधर का बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले हम पैदल चल नहीं सकते थे, आज वो बिंदास हम चल के आ रहे हैं। और ये अच्छा सुविधा, उधर जल का सुविधा है या कुछ लगता है, कुछ मेडिसिन का सुविधा है। बहुत ही अच्छा जिला प्रशासन ने अच्छा मैनेज किया। ऊपर जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन व राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी हैं, सराहनीय हैं। वह जो मोदी सरकार ने मंदिर का निर्माण कार्य करवाया बहुत ही अच्छे तौर तरीके से कराया है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, वे आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग परसों चढ़े थे केदारनाथ के लिए, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। हाँ, चढ़ाई थोड़ा मुश्किल है लेकिन रास्ता बहुत ठीक है। वहाँ केदारनाथ में भी सभी व्यवस्था सभी ठीक है। मोदी जी जो काम किया है मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए वो भी बहुत अच्छा है। रास्ते चकाचक है, पूरा ठीक है। और हिमालय की गोद में विराजमान बाबा केदारनाथ के दर्शन को रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जहां कपाट खुलते ही प्रशासन की अव्यवस्थाएं भी नजर आ रही थी। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर यात्रा संबंधित विभागीय अधिकारियों ने सुधार का काम भी शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग समेत केदारनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। अभी तक धाम में 1,34,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और व्यवस्थाओं के मुताबिक ही तीर्थ यात्रियों को धाम की ओर रवाना किया जा रहा है। बढ़ती भक्तों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 बजे के बाद यात्रा को बंद कर दिया। जिला प्रशासन के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर पैदल मार्ग पर स्थित स्वास्थ्य इकाइयों में सूचित करने को कहा गया है। हिमाचल से और आपको यहाँ पे ये अभी जो ये रस है ना, ये रस इसमें आपको। और वहीं बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समय समय पर पुलिस के उच्च अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे के निर्देशन में बम डिस्पोजल दस्ते ने श्री बद्रीनाथ धाम में पार्किंग स्थल, तप्त कुंड, मंदिर परिसर, मार्केट एरिया और साकेत तिराहा समेत कई स्थानों की चेकिंग भी की। और वहीं सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध अल्मोड़ा से स्वामी विवेकानंद का गहरा नाता रहा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में 2 बार अल्मोड़ा की यात्रा की थी। स्वामी विवेकानंद ने जिस मार्ग से अल्मोड़ा शहर में प्रवेश किया था, अब इस मार्ग को स्वामी विवेकानंद मार्ग घोषित कर दिया गया है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के उपाध्यक्ष स्वामी सुहितानंद महाराज ने आज पलटन बाजार के पास विवेकानंद मार्ग पथ का अनावरण किया। वहीं स्वामी विवेकानंद की स्मृति में खजांची बाजार रघुनाथ मंदिर के पास एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी समेत कई संगठनों के लोग मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद 100 साल अधिक यहाँ आए थे। वो यहाँ ये सड़क पर भी मार्ग पर भी वो घूमे थे, यहाँ तपस्या भी किए
उनका गुरु भाई स्वामी अखंडानंद महाराज, उन्होंने फर्स्ट यहाँ आए थे यही रघुनाथ जी का मंदिर में, वहाँ आके उन तपस्या किए और उनका जो सेवक है वो भी उनका मदद किए थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जब आए थे और अखंडानंद महाराज उनको भी यहाँ ले आए थे। स्वामी विवेकानंद जी का अल्मोड़ा से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है और अपने अल्प जीवन काल में वो 3 बार अल्मोड़ा आए और 1 बार मायावती गए। तो अल्मोड़ा में आकर के स्वामी जी ने कई जगह प्रवास किया, जिसमें शाही देवी, कसार देवी, सिमतोला ऐसे स्थान प्रमुख हैं। और यहीं से उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि जो भारतीय संस्कृति है वो हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें सब लोगों का सहयोग होना चाहिए और हमें उस पद्धति को अपनाना चाहिए। और चारधाम यात्रा में इस बार काफी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं और सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा के लिए लगभग सभी तैयारियां की गई हैं। लेकिन चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्था दिख रही है, इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। महिलाओं के लिए वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मिता को अपनाए हुए है। इसके चलते कई यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में सरकार को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस बात को मैं लगातार चारधाम यात्रा के विषय में कह रहा था कि वहां खतरा है, लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यात्रियों के ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। लेकिन ये हठधर्मी सरकार लगातार ये बयान देती रही कि उसकी तैयारियां पूरी हैं और इस बीच 22-23 लोगों की मृत्यु इतने कम समय में वहां हो गई है और ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस हो रही। मैंने कहा था ऑक्सीजन पार्लर्स लगने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। मीडिया के कर्मियों ने मेरी बात को तवज्जो दिया, उसको खूब प्रदर्शित किया, जिसका संज्ञान लेके केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी भेजने का निर्णय लिया और आज एनडीआरएफ और आईटीबीपी की यूनिट्स वहां भेजी जा रही हैं। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट बीजेपी जल्द तय करेगी प्रत्याशी का नाम, ये जानकारी है। बीजेपी करेगी 6 दावेदारों का पैनल तैयार। एक सीट है लेकिन 6 दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा। उन 6 नामों पर मंथन चलेगा और एक नाम उसमें से फाइनल किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगी नाम भारतीय जनता पार्टी। दावेदारों के पैनल को लेकर कल अब बैठक होने वाली है। बैठक में तय किए जाएंगे दावेदारों के नाम। हालांकि 10 जून को होना है राज्यसभा के लिए मतदान। उत्तराखंड में खाली होने जा रही राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा अपने प्रत्याशी का नाम जल्द तय कर देगी और इसी के लिए पार्टी 6 दावेदारों का पैनल तैयार कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगी। शनिवार को प्रदेश भाजपा की सिलसिले में बैठक होने जा रही है। उन 6 नामों का पर भी मंथन किया जाएगा कि जो 6 नाम का पैनल तैयार किया जाएगा वो 6 नाम कौन से होंगे। फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को ये 6 नाम का पैनल भेजा जाएगा। उसके बाद इन 6 नाम में से एक नाम को चुना जाएगा। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। कई राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी राज्यसभा की एक सीट रिक्त होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदीप टम्टा का कार्यकाल समाप्त होने से ये सीट खाली होने जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 31 मई तक नामांकन होंगे, जबकि 10 जून को मतदान होगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल मिलाकर 3 सीटें हैं। इनमें से एक कांग्रेस और 2 भाजपा के पास है। भाजपा से पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और नरेश बंसल राज्यसभा में हैं। उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा के पास 2/3 बहुमत है। 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 70 में से 47 सीटों पर जीत हासिल हुई है। फिलहाल भाजपा के जिन नेताओं के नाम राज्यसभा सीट के दावेदारों के रूप में लिए जा रहे हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सांसद बलराज पासी, प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला और अनिल गोयल, महामंत्री कुलदीप कुमार, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज, पूर्व विधायक आशा नौटियाल शामिल हैं। हालांकि चर्चा तो ये भी है कि राज्यसभा का कार्यकाल पूरा कर रहे केंद्रीय मंत्रियों में से किसी एक को भी उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा जा सकता है।
सभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, इन सब के लिए प्रत्याशियों की जो घोषणा होती है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो उसमें निर्णय लेता है। उसमें केंद्र के जो सारे वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित रहते हैं और जो निर्णय हो जाता है उस निर्णय के साथ फिर पूरी पार्टी उस निर्णय को पूरा कराने में लगती है। और उत्तराखंड में राज्यसभा की तैयारी की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और जो भी प्रत्याशी आएगा वो नामांकन करेगा और मैं समझता हूँ कि उसका निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, एक तो सीट है लेकिन 6 नामों का पैनल भी तैयार किया जाएगा, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि कल ही बैठक होनी है, कल की बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखा जाए तो उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। 2 सीटें फिलहाल देखें तो हम भाजपा की झोली में हैं, एक सीट जो कि खाली हो रही है वो कांग्रेस की झोली में है। कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं प्रदीप टमटा, उनका कार्यकाल जून के महीने में पूरा हो रहा है और ऐसे में 10 तारीख को यानी कि 10 जून को चुनाव है राज्यसभा का। और ऐसे में देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर इस एक सीट को लेकर जिस तरीके से अगर हम सभी आंकड़ों पे अगर हम गौर करें, उत्तराखंड में जिस तरीके से 47 की बहुमत पे भाजपा की सरकार है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा के ही किसी नेता को राज्यसभा का जो सीट है वो हासिल होना है। और ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो डिस्कस है भाजपा के अंदर हो रहा है, इन तकरीबन 6-7 नाम ऐसे हैं जिन पे डिस्कस चल रहे हैं और ऐसे में जो पैनल है वो नाम हमने ही हो जाएंगे। कुछ नाम अपने दर्शकों को भी बताए हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो नाम बताए जा रहे हैं, 6 नामों का जो पैनल तैयार किया जाएगा, क्या ये फाइनल है या फिर जो कल बैठक होगी इन 6 नामों को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी, फिर जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास ये नाम भेजे जाएंगे उनमें से कोई एक नाम फाइनल होगा, या फिर ऐसा भी संभावना है, ऐसा भी हो सकता है कि इन 6 नाम के अलावा भी कोई नाम हो सकता है? देखिए, प्रदेश संगठन को केंद्रीय टीम को 6 नामों के पैनल भेजने हैं। हालांकि डिस्कस कई नामों पे चल रहे हैं। अगर हम देखें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सांसद बलराज पासी, इसके अलावा जो उपाध्यक्ष हैं भाजपा के प्रदेश ज्योति प्रसाद गैरोला और तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम हैं जिनको कहीं ना कहीं इन पैनल में रखना है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि 6 नाम वो कौन से होंगे जिन नामों को पैनल में शामिल किया जा रहा है कल और उसे केंद्रीय पार्लियामेंट को भेजा जा रहा है। और ऐसे में देखना ये भी कहीं ना कहीं वो देखना होगा कि जो भाजपा की केंद्रीय टीम है उस पे किस नाम पे मोहर लगाती है। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले तो एक नाम से पहले उन 6 नामों का एक खुलासा हो जाए कि आखिरकार वो 6 नाम का पैनल कौन कौन सा होगा, वो कल की बैठक के बाद साफ हो पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के त्रैमासिक जनपद अधिवेशन में आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा पद्धति, चॉइस, क्रेडिट और रोजगार परक पाठ्यक्रम तैयार भी किया जा रहा है। धन सिंह रावत ने कहा कि इसके साथ ही वेद, पुराण, ज्योतिष, वैदिक, गणित का ज्ञान भी नई पीढ़ी को दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि उत्तराखंड के बच्चों को गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोक भाषा के अध्ययन का भी अवसर दिया जाएगा। शिक्षा के माध्यम से ही विलुप्त होने की कगार पर खड़े लोक भाषाओं को बचाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रदेश के 12,000 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस बनाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी जूनियर हाई स्कूल के हमारे टीचरों के साथ अधिवेशन हुआ, उनके विधिवत चुनाव हो चुके हैं और मैं अपनी ओर से भी सरकार की ओर से सबको धन्यवाद दे रहा हूं कि उनके चुनाव ठीक ठाक संपन्न हो गए हैं। 2-3 वर्षों से शिक्षक संगठन के चुनाव भी नहीं हो पाए थे, लेकिन अब विधिवत इनके चुनाव हो गए हैं और आज सभी शिक्षकों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मैंने भी सभी से निवेदन किया है कि देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो कि अपने राज्य में NEP को लागू करने वाला है और हम बच्चों को नए नए आयाम देना चाहते हैं।
और रामनगर के आमडंडा रोड पर तेज आंधी और तूफान के चलते बाइक पर पेड़ गिर गया। हादसे के वक्त बाइक पर 3 लोग सवार थे। पेड़ गिरने से तीनों लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एक रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा तो रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही तीनों व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस बल ने अस्पताल पहुंचा दिया था, जहां डॉक्टर्स ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 पेड़ों को कड़ी मशक्कत के बाद रोड के किनारे कर दिया और यातायात को एक बार फिर से सुचारू किया गया। वहीं रामनगर के तहसीलदार विपिन पंत ने बताया कि मृतक आश्रितों को दैवीय आपदा के मुताबिक 4 लाख की धनराशि देने की बात कही है। ये बच्चा मेरा ढोल बजाने में गया था बुकिन में, एक लड़के के साथ 3 लड़के गए थे। ये 3 में से मेरा ये तीनों आते समय इनका एक्सीडेंट हुआ है। अभी आंधी के उससे उससे हुआ है मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे के बहुत घायल है और एक जो आगे बैठा था वो उसकी मृत्यु हो। कल ये देवी आपदा में पेड़ गिरने की वजह से बाइक सवार धीरज और उनके साथ में शुभम थे, तो एक्सीडेंट देवी आपदा के चलते हो गया था। तो उसमें जो है जो धीरज हैं उनकी मृत्यु हो गई है और जो शुभम है वो घायल है। इनका उपचार चल रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इसमें हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और P20 भी अभी भरा जा चुका है और देवी आपदा जो राहत के मानकों के अंतर्गत जो भी सहायता है इनको यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 20 मई को मोतीचूर स्टेशन में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक यार्ड की मरम्मत का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से 20 मई को देहरादून से चलने वाली 3 ट्रेनें काठगोदाम एक्सप्रेस, सहारनपुर पैसेंजर और शताब्दी एक्सप्रेस रद्द की गई है। शताब्दी एक्सप्रेस देहरादून रेलवे स्टेशन में न आकर हरिद्वार से ही संचालित की जाएगी। ट्रेनों के रद्द होने से रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को होगी जिन्होंने रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र से एडवांस बुकिंग करवाई है। उनको टिकट कैंसिल करवाने के लिए रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। स्टेशन पड़ता है मोतीचूर, हरिद्वार से अगला स्टेशन है, उसमें ब्लॉक लिया जाएगा OHC का। कुछ काम होना है जो सुबह 9:30 बजे से और शाम के 4 बजे मतलब 16 बजे तक चलेगा। उसकी वजह से गाड़ी को कुछ को तो हरिद्वार रोका जा रहा है और कुछ को कैंसिल किया जा रहा है। जैसे कैंसिलेशन में हमारी 2092 काठगोदाम देहरादून, ठीक है सर, आने में और जाने में वो कैंसिल हो जाएंगी। एक है सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। और शॉर्ट टर्मिनेशन हो रहा है जो 2017 है वो हरिद्वार तक आएगी और 2018 बन के उसी टाइम पे वो वहाँ से चली जाएगी। और चंपावत उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं भाजपा संगठन की ओर से कई मंत्रियों और नेताओं को चंपावत उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को भी चंपावत उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके चलते वो भी चुनाव में चंपावत जा रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एकमात्र औपचारिकता है, कांग्रेस कहीं पर भी दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ महिलाओं का उपयोग मात्र कर रही है। चंपावत में उपचुनाव है और उस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी, एक वार्ड का भी चुनाव होता है, उसे भी बहुत गंभीरता से लेती है और ये उपचुनाव है, इसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः गंभीर है। हर किसी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे भी एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में चंपावत जा रही हूँ और मैं समझती हूँ कि ये चंपावत की जनता का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का अहोभाग्य है कि चंपावत की जनता एक विधायक का नहीं बल्कि एक मंत्री का भी नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री का चयन जो है वो करने जा रही है। चंपावत का वातावरण बहुत ही अनुकूल है और चंपावत का वातावरण में एक नई ऊर्जा है कि हम एक ऐतिहासिक जीत जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ बचपन से वहाँ उनका रहना, वहाँ उनकी स्कूलिंग इत्यादि वो सारी चीज़ें रही हैं, तो चंपावत की जनता से उनका जुड़ाव पहले से रहा है। खटीमा विधानसभा भी उससे लगती हुई विधानसभा है। और इन्हीं खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। जय हिंद।